मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरण के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। उसी में से एक जो आधार है, पहला आधार जो हम लोगों का था उत्प्रेरक को बांटने का, वह था उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को जो है प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया था। एक होमोजेनस कैटालिस्ट और कैटालिसिस और दूसरा हेट्रोजेनस कैटालिस्ट और कैटालिसिस। तो दूसरा जो आधार है उत्प्रेरक और उत्प्रेरण को बांटने के लिए, वो है इसका नेचर या मैकेनिज्म मान सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म या मान सकते हैं और नेचर इसके आधार पर उत्प्रेरक या उत्प्रेरण की क्रियाविधि या उसकी प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरक को प्रमुख रूप से चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया। ये चार प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला है ये है पॉजिटिव कैटालिस्ट और कैटालिसिस। इसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक या धनात्मक उत्प्रेरण या धनात्मक उत्प्रेरण। देखें, धनात्मक पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये हुआ कि ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को केवल बढ़ाने का कार्य करते हैं। वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को या किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को केवल बढ़ाते हैं, ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को केवल बढ़ाने का कार्य करते हैं, ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे उदाहरण है N2 प्लस H2 इक्वल टू Fe2NH3। इस तरह से ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में हम मॉलिब्डेनम लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो Fe है यह एक धनात्मक उत्प्रेरक है। क्यों? क्योंकि यह अमोनिया के बनने की जो दर है, उस अमोनिया के बनने की दर को बढ़ाने का काम करता है। अमोनिया का, या कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के रेट को बढ़ाता है, इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इसलिए जो हमारा Fe है एक प्रकार का धनात्मक उत्प्रेरक है और इसके कारण इस अभिक्रिया की दर इंक्रीज कर रही है, तो इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है जैसे H2O2। अगर यहाँ पर हम प्लेटिनम लगा दें, क्या लगा दें? प्लेटिनम Pt, तो H2O2 का अपघटन हो जाता है H2 प्लस O2 में। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाता है H2O और O2 में। यानी कि इस अभिक्रिया की दर को Pt बढ़ाने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह एक धनात्मक उत्प्रेरक है और इसके कारण इस अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा। तीसरा एक और देख लेते हैं। जैसे है KClO3 इक्वल टू MnO2। इसको गर्म कर दिया जाए तो यह KCl प्लस O2 में विभक्त हो जाता है। यानी पोटेशियम क्लोरेट
को अगर गर्म करेंगे तो ये KCl में यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन किसकी उपस्थिति में? अगर MnO2 की उपस्थिति में यह क्रिया करवाई जाए तो इसका जो अपघटन है वो तीव्र हो जाता है। इसका अपघटन तीव्र हो जाता है, यानी तेजी से हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस अपक्रिया की दर बढ़ गई, लेकिन किसके कारण? MnO2 के कारण। तो यहाँ पर MnO2 एक धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। क्या हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया NO और SO3। यहाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों परस्पर क्रिया करेंगे और बनाएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन अगर यहाँ NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस ले लिया जाए तो इस अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर NO एक धनात्मक उत्प्रेरक है और इसके कारण इसकी जो दर है वो इंक्रीज कर रही है, तो इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। आइए देखते हैं दूसरा निगेटिव कैटालिस्ट और कैटालिसिस। इसको हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। देखें, निगेटिव कैटालिस्ट और कैटालिसिस। निगेटिव कैटालिस्ट या निगेटिव कैटालिसिस ये क्या है? जैसे धनात्मक में था तो अभिक्रिया की दर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। उसका जस्ट उल्टा कुछ उत्प्रेरक या वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाने का कार्य करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं, ऐसे पदार्थों को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, ये इसका उदाहरण देख सकते हैं हम, जो है जैसे H2O2, इसका अपघटन होता है, किसमें होता है? H2O प्लस O2 में। किसमें होता है? H2O प्लस O2 में। अगर देखो पीछे वाले रिएक्शन में हमने लिखा था प्लेटिनम लगाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ हम H3PO4 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? H3PO4, तो इसका जो अपघटन है ये स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि H3PO4, अब देखें ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो इसका उपयोग या इसका इस्तेमाल हम लोग प्रायः एंटीसेप्टिक के रूप में लाते हैं। तो इसके प्रोडक्शन, जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए संरक्षित करना पड़ेगा। तो इसके लिए करते क्या है, जब संरक्षित करेंगे तो ये ऑटोमेटिक होता क्या है कि चूंकि अनस्टेबल है इसलिए ये H2O और O2 में अपघटित होने लगता है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए इसमें H3PO4 थोड़ा सा मिला दिया जाता है, या इसके स्थान पर हम एसिटिनिलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एसिटिनिलाइट भी लगा सकते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को कम करने का कार्य करता है। और एक है CHCl3 प्लस O2, यह एथिल एल्कोहल, ये चेंज होता है COCl2 में प्लस COCl2 प्लस HCl। इस तरह से देखें, ये क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म, और ये फास्जीन गैस है, फास्जीन गैस। ये एक विषैली गैस है, पॉइजनस होता है, ये एक विषैली गैस है। देखें, क्लोरोफार्म का निर्माण हुआ तो क्लोरोफार्म के, अगर क्लोरोफार्म को देखा जाए तो क्लोरोफार्म ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके COCl2 का निर्माण कर लेता है।
फास्जीन गैस का निर्माण कर लेता है। एक और है फास्जीन गैस, एक है फास्फीन गैस। तो फास्फीन का सूत्र PS3 होता है, ये फास्फीन है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी गैस है? फास्फीन गैस। लेकिन COCl2 कौन सी गैस है? फास्जीन गैस है। कौन सी गैस है? फास्जीन गैस। इसे हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, एक विषैली गैस होती है। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके फास्जीन गैस में ट्रांसफर हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसमें परिवर्तित होने से, या क्लोरोफॉर्म को इसमें परिवर्तित होने से रोकने के लिए उसमें मतलब एथिल अल्कोहल में, सॉरी क्लोरोफॉर्म में हम लोग थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? क्योंकि एथिल अल्कोहल इस अभिक्रिया की दर को घटा देता है। इसीलिए यहाँ एथिल अल्कोहल एक तरह से ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो इस प्रकार से देखें तो एथिल अल्कोहल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है और इसके कारण इस अभिक्रिया की जो दर है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को कहा गया ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या कहा गया? ऋणात्मक उत्प्रेरण। देखें एक और उदाहरण है, जैसे पेट्रोल है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता अगर अच्छी है तो उसमें नॉकिंग नहीं होती है, अपस्फोटन नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है। लेकिन अगर पेट्रोल जो गैसोलीन है इसकी क्वालिटी कम है, उच्च गुणवत्ता का नहीं है, कम गुणवत्ता का है, तो उसमें अपस्फोटन, ये कह सकते हैं एंटी नॉकिंग शुरू हो जाता है। तो इस एंटी नॉकिंग को रोकने के लिए उसमें हम प्रायः TEL का प्रयोग करते हैं, टेट्राएथिलेट। टेट्राएथिलेट TEL, टेट्राएथिलेट का सूत्र C2H5 का होल थ्राइस PB, टेट्राएथिलेट, इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, कि मोटर इंजन में नॉकिंग है इसको कम करने के लिए किस एंटी नॉकिंग पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो है टेट्राएथिलेट। क्या है? टेट्राएथिलेट, जिसे संक्षेप में TEL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? TEL। तो इसका मतलब ये कर क्या रहा है? जो नॉकिंग है उसको कम कर रहा है, नॉकिंग को कम कर रहा है। तो यहां पर जो TEL है एक प्रकार से ऋणात्मक उत्प्रेरक है। किसका कार्य कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म के लिए लिखा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में एथिल अल्कोहल मिलाकर अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में बोतल बंद करके रखते हैं। क्यों बंद करके रखते हैं? क्यों? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में, कक्षा 12 के एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में एथिल अल्कोहल मिलाकर अंधेरे में बोतल बंद करके रखते हैं। क्यों? पहली चीज कि जो क्लोरोफॉर्म है अगर बोतल बंद नहीं करेंगे तो वातावरण के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह फास्जीन गैस में बदल जाएगा, और फास्जीन गैस में बदलने से रोकने के लिए उसमें एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, क्योंकि यह एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और रंगीन बोतल में भर करके अंधेरे में क्यों रखते हैं? तो क्लोरोफॉर्म जो है यह क्लोरीन के साथ अपक्रिया, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl में चेंज हो जाता है। तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए प्रायः हम करते क्या है? संरक्षण नहीं करेंगे तो क्लोरोफॉर्म चेंज हो जाएगा फास्जीन में, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, क्लोरीन के साथ अपक्रिया, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्रायः क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भर करके एथिल अल्कोहल मिला करके अंधेरे कमरे में बोतल बंद करके रखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। तीसरा है ऑटो कैटालिस्ट
आर कैटालिसिस, इसको कहेंगे स्व उत्प्रेरक या स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरक या स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरक क्या होता है, किसे कहते हैं? कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने जैसे अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया के होने के पश्चात उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वह उत्प्रेरक की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है तो उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक और उस घटना को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो होती है तो होने के पश्चात प्रोडक्ट बनना है, तो जब प्रोडक्ट बनता है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती है, जैसे प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है उस अभिक्रिया की दर तुरंत फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उस अभिक्रिया की दर तुरंत तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उत्पाद है वह उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है या करना शुरू कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को स्व उत्प्रेरक यानी उस उत्पाद को हम लोग स्व उत्प्रेरक कहना शुरू कर देते हैं और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। मतलब देखें एक उदाहरण के द्वारा ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3COO C2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5OH। यह है एथिल एसीटेट। क्या है? एथिल एसीटेट। और ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये एथिल एल्कोहल। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। इस तरह से देखें यहां हम एरो के ऊपर H प्लस लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? H प्लस। होता क्या है, एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन होता है तो जल अपघटन के पश्चात एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया होती है और जैसे ही एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस अभिक्रिया की दर फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एसिटिक एसिड है यह एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है। किसका कार्य? उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है। तो जब ये उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है तो इसीलिए इसे स्व उत्प्रेरक कहा गया और ऐसी घटना को स्व उत्प्रेरण कहा गया। क्या कहा गया? स्व उत्प्रेरण। एक और उदाहरण देख सकते हैं KMNO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4। पोटेशियम परमैंगनेट और जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की अभिक्रियाएं होंगी तो बनेगा MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट और जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो मैग्नस सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ट्रांसफर हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे अभिक्रिया होती है MnSO4 का निर्माण होता है तो Mn2 प्लस, यहाँ पर Mn2 प्लस यह एक तरह से इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर देता है। तो इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है तो यहाँ पर MnSO4 एक तरह से स्व उत्प्रेरक हो गया और इसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, इसीलिए इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में जो उत्पाद है वह उत्पाद अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर देता है, बिना अपघटित हुए अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को स्व उत्प्रेरक और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। चौथा है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट और कैटालिसिस। कैटालिसिस इंड्यूस माने होता है प्रेरित। क्या होता है?
प्रेरित उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण देखें, प्रेरित इंड्यूस्ड का मतलब सीधी सीधी बात है नकल करना। क्या करना? नकल करना, या किसी के द्वारा अगर फोर्स किया जाए तो उस कार्य को करना। किसी के द्वारा उस कार्य को फोर्स किया जाए तो उस कार्य को अगर करना शुरू कर दे तो इसका मतलब प्रेरित हो गया। क्या हो गया? किसी से आप मोटिवेट हो गए, प्रेरित हो गए। तो वो यहाँ पर उसी तरह से बात है। कभी कभी होता क्या है कि कोई एक अवक्रिया दूसरी अवक्रिया के लिए, कुछ अवक्रियाएं ऐसी होंगी या होती हैं जो किसी एक अवक्रिया के द्वारा फोर्स होती हो, उनके कारण वह अवक्रिया संपन्न होती हो या उसका जो दर है वो प्रभावित होता है। किसी एक अवक्रिया के कारण कोई दूसरी अवक्रिया का जो वेग है वह अगर प्रभावित होता है तो वो जो अवक्रिया है वह प्रेरित उत्प्रेरक उस दूसरी अवक्रिया के लिए, और उस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा ज़्यादा स्पष्ट होगा, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ये ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करके बना लेता है सोडियम सल्फेट। किसमें चेंज हो जाता है? सोडियम सल्फेट। यानी सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण हो जाता है। ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फेट है। दूसरा देखते हैं कि अगर सोडियम आर्सेनाइट है, इसको ऑक्सीजन के साथ, यह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगर सोडियम आर्सेनाइट का देखें तो यह ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर सोडियम सल्फाइड है तो यह ऑक्सीजन के साथ सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, अलग अलग। लेकिन अगर इन दोनों को एक ही सिस्टम में कर दिया जाए, यानी सोडियम सल्फाइड के साथ हम सोडियम आर्सेनाइट भी रख दे, क्या रख दे? सोडियम आर्सेनाइट भी रख दे, तो सोडियम सल्फाइड तो पहले चेंज हो जा रहा था, तो अब भी क्या होता है? चेंज हो जाता है किसमें? सोडियम सल्फेट में। किसमें? सोडियम सल्फेट में। लेकिन जो सोडियम आर्सेनाइट अकेले ऑक्सीकृत सोडियम आर्सेनेट में नहीं हो रहा था, वह अब इसके कारण, इसकी देखा देखी या इसके कारण, इसका नकल करके वह चेंज हो जा रहा है किसमें? सोडियम आर्सेनेट में चेंज हो जा रहा है। किसमें चेंज हो जा रहा है? सोडियम आर्सेनेट में। तो इसका मतलब सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में हो गया, लेकिन किसके कारण? सोडियम सल्फाइड का के ऑक्सीकरण के कारण। तो इसलिए सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीकरण वाली अवक्रिया है वह इस अवक्रिया को क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है, इस अवक्रिया की दर को बढ़ा रही है। तो इसलिए यहाँ पर यह अवक्रिया इस अवक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो यह अवक्रिया इस अवक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक हो गई, और इसके कारण ये जो घटना यहाँ उत्पन्न हो रही है, इस घटना को क्या कहा गया? प्रेरित उत्प्रेरण कहा गया। क्या कहा गया? प्रेरित उत्प्रेरण कहा गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।